नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गिल्ड फंड इस विषय पर। यदि डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमने चयनित कर लिया है, हमें इन्वर्स रिलेशनशिप और प्राइस सेंसिटिविटी और कॉन्वेक्सिटी समान यदि संकल्पनाएं हमने आत्मसात कर ली, हमें समझ चुकी है, तो गिल्ड फंड का उपयोग एक सामान्य निवेशक किस तरीके से अच्छे से कर सकता है, यह आज के सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि गिल्ड फंड क्या होते हैं। जब भी कभी सरकार को, फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई के माध्यम से वो पेपर्स इशू करती है। क्योंकि ये पेपर सरकार ने इशू करे हैं तो इसमें क्रेडिट रिस्क ये बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने गिल्ड फंड के बारे में समझनी है कि इसमें क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कि क्योंकि ये सारे पेपर्स सरकार ने इशू करे हैं, इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता। लिक्विडिटी बहुत बड़ी मात्रा में इसमें उपलब्ध होती है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने स्कीम के तहत आपने और हमने इकट्ठा किया हुआ पैसा एयूएम जो बनता है वो इकट्ठा करती है और वो पैसा सिर्फ सरकार ने इशू किए हुए पेपर्स में लगाती है, केवल सरकार ने इशू किए हुए पेपर्स में लगाती है, तो उस फंड को गिल्ड फंड की स्कीम ऐसा कहा जाता है। अब हमने जो बात की कि ये जो पूरा पैसा लगने वाला है वो सरकार ने इशू किए हुए पेपर्स में ही लगने वाला है। फिर उसमें शॉर्ट टर्म पेपर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पेपर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली ये जो पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म पेपर्स में लगता है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। और हमने प्राइस सेंसिटिविटी देखी, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पेपर्स होते हैं उसमें फ्लक्चुएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और क्योंकि गिल्ड फंड में जो पेपर्स होते हैं वो दीर्घावधि के पेपर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पेपर्स होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फर्क अपने को देखने को मिलता है। तो दूसरी अहम चीज़ जो हमने समझनी चाहिए कि गिल्ड फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क ये बहुत ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जिन्हें समझ में आती है, इंटरेस्ट रेट्स अभी ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे यदि हम तय कर पाते हैं, तो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में गिल्ड फंड ये कभी कभी फ़ायदा दे जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही हम इसका निर्णय लेंगे कि इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है, इसमें बिग टाइम इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अब जब भी कभी हम गिल्ड फंड का चयन करेंगे तो बाकी सारे फंड्स के साथ एक्सपेंस रेशियो हम तुलना कर लेंगे, उसके बाद इसका चयन करें। दीर्घावधि के लिए जो इस फंड में आना चाहते हैं, निवेश करने की तैयारी रखते हैं, 4 से 7 साल बने रहना चाहते हैं, वो गिल्ड फंड का चयन करें। और इतिहास में ऐसा देखा गया है कि एसेट एलोकेशन जिन्हें समझ में आता है वे अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने के लिए गिल्ड फंड का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम इंटरेस्ट रेट साइकिल पहले समझे, हम डेट फंड के सारे बेसिक्स चीज़ें समझे और फिर एसेट एलोकेशन करने के लिए इसका उपयोग करें और पढ़कर करें तो अच्छा हो सकता है। इसका टैक्सेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारे आईटी स्लैब के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ 20%। इंडेक्सेशन का एक अलग वीडियो बना है, यूट्यूब चैनल पर जाकर हम वो चीज़ समझ सकते हैं। सो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन जो लोग रखते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो लोग समझते हैं, क्रेडिट रिस्क जो लोग समझते हैं, यह सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं उनके लिए गिल्ड फंड एक विकल्प हो सकता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ऐसी किसी विषय के बारे में आपको जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपना नाम और ईमेल एड्रेस कृपा करके लिखिए, और साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। ये विषय मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इसी विषय को अलग लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।